बहुत से बच्चों को एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर और आयंस के बीच में डिफरेंशिएशन करना भी नहीं आता था। तो अब आप ये सोचिए तो अब आप ये सोचिए कि आज आप केमिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं कह रहे, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है हमारे ये टीचर्स जिनके पास भगवान ने आपको पहुंचा दिया। तो आप इनका थैंक कीजिए और इनके लिए एक बिग हैंड दीजिए प्लीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मैथ्स क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ प्रेमी सर को। अभी तो नहीं है। अभी आपने सिद्धार्थ की क्लिप देखी तो मुझे लगा कि चलो सिद्धार्थ नाम के किसी व्यक्ति ने कुछ तो नाम करा, तो शी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। पेज नंबर 12 है ना। आप अपनी बुकलेट का पेज नंबर 12 देखिए, समझने में आसानी होगी, देखिए ना। यहाँ पे ही देख सकते हो, ऐसा नहीं है ना। देखिए अपने मैथ्स में जो है ब्रॉडली मतलब अपन क्लासिफाई करें तो एक अलजेब्रा, एक कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स प्लस 3D प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं बार बार बोलता हूँ कि एक अलग यूनिट है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि वेक्टर प्लस 3D प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप उसका वेटेज देखें थोड़ा सिंपल सा टेबल है। पेपर 1 में, पेपर 2 में सिर्फ वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में है था इसमें, तो 18 + 18 36 मार्क्स। सिर्फ 36 मार्क आप 3D को तो मेरे ख्याल से कहते ही नहीं है, तो वेक्टर 3D और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी हिसाब से अगर देखिए अलजेब्रा की बात करूँ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे हो 3 और 6, तो आपको लगेगा 9 मार्क्स और ये क्या है 5.5%। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और अगर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो फिर आप कैलकुलस भी छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के चल ही नहीं सकती। बाई चांस आप इंटीग्रेट कर रहे हो और मैंने बोला sin C + sin D, आप मेरी तरफ देख रहे हो, है ना, कि बताओ तो यार क्या होगा, उसके बाद हम कर लेंगे प्रॉब्लम, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसमें इन्वर्स निकालना आप सीखते हैं। बेसिकली कैलकुलस में मैंने लिख रखा है फंक्शन इन्वर्स, ठीक है, फंक्शन एंड इन्वर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात जो 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और रिजल्ट्स, फॉर्मूलेज, स्टैंडर्ड वैल्यूज वो आपको याद रहनी चाहिए। अभी आप रहनी चाहिए मैंने बोल दिया तो ये नहीं कि आपने बोला कि हाँ आपने बोल दिया तो काम चल गया, है ना। आपको याद रहनी चाहिए फाइनली 12th में आते आते। अदरवाइज तो 12th में आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जो 12th में आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर उनसे sin 50 डिग्री की वैल्यू पूछते हैं तो मुझे कैसे घूरते हो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं वोल्टेज बताऊंगा, देखिए सब लिखा हुआ है पेज में ना, फिक्र मत करिए। तो वेक्टर 3D, हाँ ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरा मानना है कैलकुलस। कैलकुलस अब चैप्टर तो आप देख रहे हो, है ना, सब लिखा हुआ है। फंक्शन इनवर्स, लिमिट, एमओडी, इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल और एरिया, जितने भी मतलब इसमें कोई भी एक चैप्टर को मिस करना मतलब ये पूरा ब्लॉक जो कि आप देख लीजिए टोटल मार्क्स कितना है। और ये जो मार्क्स 56 मार्क्स हैं 29 + 27, ये ट्रिग्नोमेट्री के सपोर्ट के बिना बेकार है। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को मैं कैलकुलस में डालता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, देखिए। और अब कैलकुलस में ये नहीं सब 7 चैप्टर है तो कोई एक आध चैप्टर मतलब 1-2 चैप्टर थोड़ा वीक कर ले, जैसे कि डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत वीक है, वो वीक है तो फिर आगे क्या करोगे, है ना। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ ही रहे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं खासतौर से 12th वाले, मैंने आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि उस पर क्वेश्चन इस 29 और 27 मार्क्स जो आपको दिखाई दे रहा है
उसी चैप्टर में करीबन 8 से 10 मार्क्स का सिर्फ उस चैप्टर पे है। तो कैलकुलस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है लॉग एंड क्वाड्रेटिक, अगर आप उसको बोलो कि मैंने 11 में पढ़ के छोड़ दिया तो फिर आप कैलकुलस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। फंक्शन इनवर्स, क्योंकि लॉग हर जगह आता है, हर जगह मतलब मैथ्स में आता है, और एंड क्वाड्रेटिक भी आता है। और ये देखिए हाइब्रिड क्वेश्चन रहते हैं। मैं मैथ्स में कुछ चीज़ अलग अलग नहीं बोल सकता, सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा कि ये अलग है ना, आपको ही मालूम है कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन तब भी अगर डिवाइड करने की बात हो रही है तो मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, सीरीज एंड प्रोग्रेशन कहने का बहुत छोटा चैप्टर है, एबी जीपी एचपी जो भी होता है ना, लेकिन कोऑर्डिनेट में आ जाता है, कैलकुलस में आ जाता है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते कि साहब सीरीज एंड प्रोग्रेशन मैं छोड़ रहा हूँ। एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, मतलब एवरेज लेवल पे। बेसिक लेवल तो सबको ही आता है, शुरू से आता है ना, सेकेंड क्लास से आता है। तो इतना तो आना ही चाहिए कि जितना ये अप्लाई हो रहा है वो आप कर सकें। और उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल। इसको मैं फिर मतलब एक ही चैप्टर मान रहा हूँ। 11th में जो आता है पीएनसी एंड बाइनोमियल अगेन वेरी, अब आपको लग रहा होगा मैं हर चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखिए है ना, अब वो है ही, आप देख लीजिए क्या करना है ना। तो सभी में आ रहा है, आप देख लीजिए। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी मतलब एक क्रिएटिव चैप्टर मान लीजिए कि बस आपको अगर पढ़ाने को बैठे हैं तो एक लेक्चर में थ्योरी खत्म हो जाती है, लेकिन बाकी पूरे प्रॉब्लम्स में आपको ही अप्लाई करना पड़ता है, आपको सोचना है और करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शन मेनली, तो कोनिक सेक्शन आना चाहिए। तो इसमें ऑब्वियस इंक्लूड हो गया स्ट्रेट लाइन सर्कल, है ना। ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं आता सीधे कोनिक पे आ गए, है ना। स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर स्टडी, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मेजर है। और इसमें कोई भी एक चैप्टर छोड़ना मतलब आप मान के चलिए ये तीनों की तीनों ब्लॉक सब बेकार हो गए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में ये आप देख रहे हो ना, ये जो गगन चूमती मारते हैं, है ना। अरे यार बड़ी मुश्किल से बनाया, देखिए ना। तो आप देखिए ना कैलकुलस, देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रहा है आपको, है ना, छोटी सी झोपड़ी, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना उसको आप ऐसा नहीं कि आप सब क्या ही आता ही नहीं है। देखिए मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, खासतौर से 11th वाले सोचे कि यार क्या है ट्रिग्नोमेट्री को आता ही नहीं है, अब आता ही नहीं है तो पढ़ो क्यों, है ना, हर चीज़ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर बोल रहा हूँ कि ये जो 5.5% है 34.4% में जोड़ दीजिए, मतलब मेरे ख्याल से 5.5 इन सभी के ऊपर रख दीजिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी आ सकता है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स, सिर्फ 2 बार आप ऐड करके देख लीजिए। अगर ये सिर्फ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्लाइमेक्स लेवल तक, प्लस बाकी जो जैसे कि ट्रिगो, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ये आपको कंफर्ट लेवल पे आते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए कि आप कट ऑफ से तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा आप वे हुई 12.8%, तो अलजेब्रा देखिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, बीडी बाइनोमियल थ्योरम, और सिर्फ आया 12%, है ना। क्या करना इसका, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो मैं वर्डिक्ट बताने वाला हूँ, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये जो बना हुआ है देखिए ना, पाई एनालिसिस, ये जो केक टाइप का है ना, इसमें आप अगर मैं कैलकुलस अपना हाथ चलाऊँ और यूँ चलाते चलाते वेक्टर 3D तक आऊँ तो मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन शायद कवर हो गए। अब कैलकुलस, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कैलकुलस ये नहीं कि कैलकुलस आना चाहिए, अब आना चाहिए तो आपको ही मालूम है कितने महीनों से सीख रहे हैं, है ना, और अभी तक भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना। तो मेरा ये कहना है कि जो मेजर पार्ट 12th में कैलकुलस, वेक्टर 3D, और ऑब्वियस है 11th कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अगेन ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर एक 50-50 मान लीजिए करीबन, आप किसी
भी 11th या 12th को अवॉइड नहीं कर सकते। 11th को अवॉइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 12th अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 11th में देखिए चैप्टर बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा है, और 12th में कंटिन्यूशन है। ये एक चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके कंटिन्यूशन में चलता रहता है, और उसमें आप अगर एक लेक्चर में भी गायब हो गए तो मेरे ख्याल से बहुत लॉस हो जाता है। 11th में तो क्या कि एक चैप्टर छूट गया, चलो ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन छूट गया, ये इंडिपेंडेंटली मैं कर लूँगा। लेकिन ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लागू नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन अप टू कॉनिक सेक्शन, वो पूरा, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन कर ली और सर्कल और कॉनिक सेक्शन छोड़ दिया, वो मेरे ख्याल से फालतू की मेहनत है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में जो मैं समझा रहा था वो सब मैंने लिख दिया है ना, जो मैं समझा रहा था वो मतलब इंग्लिश में लिख दिया, तो पढ़ सकते आप, पढ़े लिखे लोग हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज फ्रीक्वेंट, है ना, थोड़ा इन कैलकुलस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ऐसा होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए ना, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता ही है। आप सिर्फ उसको एज अ सेपरेट चैप्टर अगर आ जाए तो ठीक, अदरवाइज इनमें तो अटैच रहता ही है। अगला अलजेब्रा, जो मैं बोल रहा था आपसे, प्रोग्रेशन वगैरह। पीएनसी क्या है, फंक्शंस में आता है। पीएनसी की कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेटिक में अटैच हो जाता है, ठीक है। और खासतौर से लॉग क्वाड्रेटिक जो अलजेब्रा में बोल रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कंसीडर, ये कंसीडर मेरे लिए नहीं आपके लिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर एंड 3D एज अ सिंगल यूनिट। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स मतलब ऑर्डर जो होता है वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कंप्लीट बहुत बढ़िया चैप्टर है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आईआईटी क्वेश्चंस अवॉइड करते ही नहीं है। पिछले 10 साल के पेपर्स आप पैकेज में देख लीजिएगा, हर साल आपको वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन, मतलब इस पर कम से कम 6 से 7 नंबर का शोर है। और ऐसे ही कैलकुलस में, और 2D जो मैं बोल रहा था कि सिर्फ कॉनिक सेक्शन, आपने बोला कि मेरा अच्छा है स्ट्रेट लाइन सर्कल थोड़ा थोड़ा है, तो वो कॉनिक भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर्कल करे बिना, क्योंकि सर्कल अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियस है पैराबोला अच्छा हो जाएगा, और पैराबोला अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि इलिप्स अच्छा हो, है ना। तो इलिप्स, हाइपरबोला सब सिंगल यूनिट है, लेकिन कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लेते हैं और कभी कभी हाइब्रिड प्रॉब्लम। एंड लास्ट, सबसे लास्ट में जो ब्लू कलर में लिखा है, देखिए, फाइनली समरी ऑफ द, मतलब जो भी लेसन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ एवरी टॉपिक इज मस्ट। तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी टॉपिक एटलीस्ट छोड़िए मत, कि आपने ये टॉपिक से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, कि साहब ये टॉपिक मेरे को जम नहीं रहा, अब आप बोलोगे साहब मेरे से कैलकुलस नहीं जम रहा, तो उसको छोड़ के कहाँ जाओगे, ठीक है। 11th ETY जो है, क्योंकि EY को तो क्या समझाऊँ, वो तो बहुत अच्छे से वो समझदार लोग हैं, देखिए, है ना, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर नहीं है। खासतौर से ETY आप इतना लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगला अगर आप स्लाइड देखें तो आप 11 to 12 का परसेंटेज देख लीजिए, जो मैं बोल रहा था करीबन बराबर है। मतलब अभी 54.6 और 40, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो एक रफ, तो करीबन बराबर ही देखिए। लेकिन 12th में क्या बड़े चैप्टर बस कंटिन्यूशन है, 11th में सिंगल यूनिट्स हैं, तो आपको 11th उतने अच्छे तरीके से यही करना है जितने अच्छे तरीके से 12th करना है। और आप 11th थोड़ा बहुत गड़बड़ रखते हो तो 12th में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मिस करा है, तो वो मौका आप आने मत दीजिए, ठीक है ना। तो फाइनली ये वर्डिक्ट था, और ये सिर्फ 2008 का ही नहीं, देखिए जनरल 2007-06 हमेशा लगभग यही रहा है कि ये नहीं कि 12th का 80%, 11th का 20 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 11th के चैप्टर ऑटोमेटिकली 12th में इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आप इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, वो आप अपने बुकलेट में देखे रहें, जिसको मैं बोल रहा हूँ। और 12th आया हुआ है, अभी भी कोई टॉपिक, अभी भी देखिए AOD चल रहा है, अभी भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, अदरवाइज एक आध महीने बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो वेरी आप देख रहे हो, लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और EOI में स्टार्ट हो चुका है,
और एक क्लास मिस करना, तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि अगली क्लास में मुझे समझ नहीं आएगा, उस ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े से बात नहीं बनती, ठीक है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। और EDY हर टॉपिक को सीरियसली लीजिएगा, कोई भी टॉपिक को हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक आपकी पूरी 12th बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। तो फाइनली बस मुझे इतना ही कहना था, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।